बांटा भी जाता होगा। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। जब हम परियोजना शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े बांधों की तस्वीरें आती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हर परियोजना उतनी बड़ी नहीं होती। इन दस्तावेजों में इसका एक बहुत साफ वर्गीकरण दिया गया है। अच्छा। जी। और ये वर्गीकरण बहुत सीधा सा है। ये सिंचित क्षेत्र यानी कि कमांड एरिया पर आधारित है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में? हाँ, सबसे पहले आती हैं लघु सिंचाई परियोजनाएं, माइनर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, माइनर। ये वो हैं जो 2000 हेक्टेयर से कम जमीन सींचती हैं। इन्हें आप स्थानीय जल स्रोत कह सकते हैं। जैसे कुएं हो गए, नलकूप, छोटे तालाब। ये हजारों की संख्या में हैं और स्थानीय खेती की रीढ़ हैं, कह सकते हैं। मतलब ये वो साधन है जो हमें गांव-गांव में दिखते हैं। और इससे बड़ी कौन सी होती हैं? इससे ऊपर आती हैं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं यानी मीडियम प्रोजेक्ट्स। ये 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचाई करती हैं। इसमें फिर छोटे बांध और नहरें आ जाती हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा का जो केंद्र है वो है तीसरी श्रेणी, वृहत सिंचाई परियोजनाएं। जी, वृहत सिंचाई परियोजनाएं या मेजर प्रोजेक्ट्स। ये वो महापरियोजनाएं हैं जो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, मतलब आप समझिए करीब 25,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को पानी देती हैं। और यहीं पर भाखड़ा नांगल और इंदिरा गांधी नहर जैसे बड़े नाम आते होंगे। बिल्कुल, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो चलिए इन बड़ी परियोजनाओं की दुनिया में उतरते हैं। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो राजस्थान में इस सोच की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब पहली बड़ी नहर कौन सी थी? इसके लिए हमें आजादी से भी पहले जाना होगा। अच्छा। करीब 1920 के दशक में। तब बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। उन्होंने एक सपना देखा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सतलुज नदी का जो पानी है उसे बीकानेर के सूखे खेतों तक लाया जाए। आप सोचिए, उस जमाने में ये क्रांतिकारी सोच थी। बिल्कुल। और इसी सोच से जन्मी गंग नहर परियोजना। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना। उस समय के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। ये न सिर्फ राजस्थान की पहली बल्कि राज्य की पहली पक्की नहर थी। अच्छा। जी। इसे पंजाब के हुसैनीवाला में सतलुज नदी से निकाला गया और ये श्री गंगानगर के शिवपुर से राजस्थान में दाखिल होती है। और इसका असर देखिए, इसी एक नहर ने श्री गंगानगर और आज के अनूपगढ़ जिले की पूरी तस्वीर बदल दी। और इसीलिए गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। बिल्कुल, इसी की वजह से। एक पुरानी परियोजना होने के नाते क्या आज भी ये उतनी ही कारगर है? मतलब इतने साल हो गए। देखिए, समय के साथ इसमें गाद जमा होने और टूट-फूट से इसकी क्षमता कम हो गई थी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, वो तो है। पर 4 लिफ्ट नहरें भी बनाई गईं। उनके नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणी जी और समीजा। तो हाँ, ये आज भी पूरी तरह काम कर रही है। तो गंग नहर ने एक रास्ता दिखाया, फिर देश आजाद हुआ और जरूरतें और बड़ी हो गईं। यहीं से शायद वो अंतरराज्य साझेदारियों का दौर शुरू हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना। ये नाम तो हम सब ने सुना है, पर ये सिर्फ एक राज्य की नहीं है। सही पकड़ा आपने। भाखड़ा नांगल आजाद भारत के पहले बड़े सपनों में से एक थी। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। और इसका स्रोत सतलुज नदी ही है? जी, स्रोत वही सतलुज नदी है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, राजस्थान के हिस्से को लेकर 1959 का एक समझौता हुआ। उसके तहत राजस्थान को इसमें 15.22% हिस्सा मिला। 15.22%। ये आंकड़ा बड़ा अजीब सा है। मतलब ना 15 ना 16, सीधा 15.22। इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी? बिल्कुल, ये आंकड़े बहुत लंबी बातचीत और गणना के बाद तय होते हैं। उस समय ये देखा गया कि राजस्थान का कितना सूखा क्षेत्र इस परियोजना के पानी से लाभान्वित हो सकता है। हाँ। और राज्य की जरूरतें क्या हैं। अच्छा। तो ये उस दौर की राजनीतिक और भौगोलिक सच्चाइयों को दिखाता है। और इस परियोजना के जो मुख्य बांध हैं? इसमें 2 मुख्य बांध हैं। एक तो है हिमाचल प्रदेश में बना भाखड़ा बांध, जो अपनी ऊंचाई के लिए बहुत मशहूर है। और दूसरा है पंजाब में बना नांगल बांध। और असल में पानी का जो बंटवारा हो इसी नांगल बांध से होता है। अच्छा, तो कंट्रोल रूम एक तरह से नांगल बांध में है। तो यहाँ से पानी कैसे बांटा जाता है? देखिए, नांगल बांध से 2 मुख्य नहरें निकलती हैं। एक है बिस्त 2 आब नहर, वो तो सिर्फ पंजाब के लिए है। ठीक है। और दूसरी है नांगल परियोजना नहर, जिसका पानी तीनों साझेदार राज्यों को मिलता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और इसी नहर से राजस्थान अपना 15.22% हिस्सा लेता है। जी, इसी नहर के जरिए। तो भाखड़ा नांगल में हमने देखा कि कैसे 3 राज्यों ने मिलकर सतलुज के पानी को बांटा। इसी साझेदारी को एक और नदी पर दोहराया गया, व्यास नदी पर।
हाँ, व्यास परियोजना। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, जैसा कि दस्तावेजों से पता चलता है। हाँ, व्यास परियोजना भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की ही संयुक्त परियोजना है। लेकिन यहां तक आते आते मतलब पानी के बंटवारे को लेकर समझ और गहरी हो चुकी थी। अच्छा। विवादों को सुलझाने के लिए 1985 में राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ। फिर 1986 में इराडी आयोग बनाया गया। इराडी आयोग? जी। इसका सीधा सा काम था ये पक्का करना कि पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना हो और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो। मतलब यहाँ नियम कानून और पक्के हो गए थे। इस परियोजना में बांधों की क्या स्थिति है? व्यास परियोजना में 2 मुख्य बांध हैं और दोनों ही हिमाचल प्रदेश में हैं। दोनों हिमाचल में? हाँ, पहला है पौंग बांध और यहाँ आंकड़े एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। वो क्या? इसमें राजस्थान का हिस्सा है 59%। 59%? ये तो भाखड़ा के 15% से कहीं ज्यादा है। इतना बड़ा हिस्सा क्यों? ये तो बहुमत से भी ज्यादा है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। क्या रणनीति? देखिए, पौंग बांध का मुख्य उद्देश्य है सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को पानी की गारंटी देना। अच्छा, सर्दियों में? हाँ, जब हिमालय में नदियों में पानी कम हो जाता है। इंदिरा गांधी नहर, जैसा हम आगे देखेंगे, राजस्थान की जीवन रेखा है और उसे साल भर पानी चाहिए। तो ये जो 59% का बड़ा हिस्सा है, वो दरअसल राजस्थान की सबसे बड़ी जरूरत यानी सर्दियों के पानी की सुरक्षा के लिए है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब हर प्रतिशत के पीछे एक गहरी सोच और एक वजह है। बिल्कुल। और दूसरा बांध कौन सा है? दूसरा है पंडोह बांध। इसमें राजस्थान का हिस्सा 20% है। अच्छा, इसमें 20%? जी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही परियोजना के भीतर अलग अलग बांधों से राजस्थान की हिस्सेदारी अलग अलग है, जो उस बांध के बनने के उद्देश्य और राज्यों की जरूरतों पर निर्भर करता है। अब तक हमने जिन परियोजनाओं की बात की, उनमें 3-3 राज्य शामिल थे। जी। लेकिन अब हम आते हैं चंबल घाटी परियोजना पर, और यहाँ साझेदारी का मॉडल बिल्कुल अलग है। जी, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की एक संयुक्त परियोजना है और यहाँ साझेदारी बिल्कुल बराबर की है, 50-50। 50-50? हाँ, चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से होते हुए यमुना में मिलती है, उस पर यह परियोजना बनी है। इसके तहत कुल 4 बांध बनाए गए। 4 बांध? जी, 4, और इन्हें अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। चलिए पहले बांध से शुरू करते हैं। पहला बांध है गांधी सागर बांध। ये 1959 में मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हुआ। मतलब पहला बांध मध्य प्रदेश में है? हाँ, और ये चारों बांधों में भराव क्षमता यानी पानी रोकने की कैपेसिटी में सबसे बड़ा है। यहाँ 115 मेगावाट बिजली भी बनती है। तो राजस्थान को इसका आधा मिलता होगा? बिल्कुल, 50-50 की साझेदारी के तहत राजस्थान को उसका आधा यानी 57.5 मेगावाट मिलता है। तो शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, इसके बाद अगला बांध राजस्थान में बना। हाँ, दूसरा निर्माण हुआ राजस्थान के कोटा में, कोटा बैराज। ये 1960 में बना। बैराज? हाँ, और बैराज शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। देखिए, बांध का मुख्य काम होता है पानी को रोकना, एक बड़ी झील बनाना और बिजली पैदा करना। लेकिन बैराज का मकसद पानी रोकना नहीं, बल्कि नदी के बहाव को नियंत्रित करके उसे नहरों में मोड़ना होता है। मतलब ये एक तरह का पानी के लिए बड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा, क्या बढ़िया तरीके से समझाया आपने। इसीलिए कोटा बैराज से बिजली नहीं बनती। अच्छा? इसका एक ही काम है, अपनी नहरों के विशाल नेटवर्क के जरिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंचाना। और सिंचित क्षेत्र के मामले में ये राज्य का सबसे बड़ा बांध है। बहुत दिलचस्प। तो 2 बांध हो गए, तीसरा कौन सा था? तीसरा है राणा प्रताप सागर बांध। ये 1970 में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में बना। रावत भाटा में? जी, और ये राजस्थान की जमीन पर बने बांधों में भराव क्षमता में सबसे बड़ा है। ये 172 मेगावाट बिजली तो पैदा करता ही है। साथ ही इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक काम है। वो क्या? ये रावत भाटा में स्थित भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र को पानी की सप्लाई करता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। और चौथा और आखिरी बांध? चौथा है जवाहर सागर बांध, जो 1972 में कोटा में बना। ये एक छोटा बांध है और 99 मेगावाट बिजली पैदा करता है। तो अगर हम पूरी चंबल परियोजना को जोड़कर देखें तो कुल कितनी बिजली बनती है? चारों बांधों से कुल 386 मेगावाट बिजली बनती है। और राजस्थान के हिस्से में आते हैं ठीक आधे,
193 मेगावाट। जी, 193 मेगावाट। इसे अंदाजे में समझें तो ये आज के समय में लगभग 4 से 5 लाख घरों को रोशन करने के लिए काफी है। तो ये सिर्फ सिंचाई नहीं बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, सिंचाई, बिजली और औद्योगिक जलापूर्ति ये एक आदर्श बहुउद्देश्य परियोजना है। और अब हम उस परियोजना पर आते हैं जिसे सही मायने में राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। इसका विचार ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये वाकई में एक चमत्कार ही है। जरा सोचिए, साल है 1948। देश अभी अभी आजाद हुआ है, चारों तरफ बंटवारे का माहौल है, संसाधनों की भारी कमी है। और उस वक्त एक इंजीनियर कमर सेन बीकानेर के किसी दफ्तर में बैठकर थार के रेगिस्तान का नक्शा देख रहे हैं। हाँ। और सोच रहे हैं कि मैं हिमालय की नदियों का पानी यहां तक लाऊंगा। उन्होंने बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता नाम से एक लेख लिखा और ये विचार सरकार के सामने रखा। उस समय लोगों ने उन्हें शायद पागल ही समझा होगा, शायद, लेकिन ये सपना देखने की हिम्मत ही अपने आप में एक कहानी है। और इस सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कैसे हुई? सरकार ने इस विचार की अहमियत को समझा। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी आधारशिला रखी। 1958 में? जी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 11 अक्टूबर 1961, जब उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रावतसर शाखा से जल प्रवाहित कर इसका उद्घाटन किया। मतलब उस दिन पहली बार हिमालय का पानी थार के रेगिस्तान के धरती पर पहुंचा था। हाँ, ये एक बेहद भावुक पल रहा होगा। आज हम इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हमेशा से इसका नाम नहीं था। नहीं। इस नाम के पीछे भी एक इतिहास है ना? जी हाँ, इसका मूल नाम राजस्थान नहर था। बहुत सीधा और सरल नाम। लेकिन 2 नवंबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। और इसका स्रोत कहाँ है? ये इतना लंबा सफर तय करने के लिए पानी कहाँ से लेती है? ये नहर पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज से? जी, यहीं से इसकी लगभग 649 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू होती है, जो पंजाब और हरियाणा से गुजरकर राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में पीने का पानी, खेती और जीवन लेकर जाती है। ये सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता को बदल देने वाली धमनी की तरह है। क्या खूब कहा आपने। तो गंग नहर के एक छोटे से सपने से लेकर इंदिरा गांधी नहर की विशाल हकीकत तक हमने देखा कि कैसे अलग अलग परियोजनाओं ने मिलकर राजस्थान के पानी के परिदृश्य को पूरी तरह से गढ़ दिया है। बिल्कुल। हर परियोजना की अपनी एक कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं और अपना एक कि ये बताते हैं कि कैसे इन परियोजनाओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था को और लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। तो चलिए हमारे नोट्स के हिसाब से शुरू करते हैं, स्लाइड 9 से, जो IGNP की लिफ्ट नहरों के बारे में है। हाँ, तो स्लाइड 9 में IGNP की लिफ्ट नहरों की एक लिस्ट है और इसमें कुछ नए और पुराने नाम भी दिए हैं। ये काफी दिलचस्प लग रहा है। जी, बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसमें 7 प्रमुख लिफ्ट नहरों का जिक्र है। पहली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अच्छा, इसका पुराना नाम गंदेली साहवा लिखा है? हाँ, पहले इसे गंदेली साहवा के नाम से जानते थे और ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अब तो नए जिले नीम का थाना और बीकानेर को भी फायदा पहुंचाती है। काफी बड़ा एरिया कवर करती है ये। बिल्कुल। फिर आती है कमरसेन, जिसका पुराना नाम लूणकरणसर था। ये श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर के लिए है। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल, पहले से गजनेर लिफ्ट नहर कहते थे। ये बीकानेर, नागौर और डीडवाना कुचामन को पानी पहुंचाती है। और इसके बाद हैं वीर तेजाजी, जो पहले बांगड़सर कहलाती थी। ये सिर्फ बीकानेर के लिए है। फिर करणी सिंह, जिसका पुराना नाम कोलायत था। ये बीकानेर और फलोदी को लाभ देती है। ओके। छठी है गुरु जम्बेश्वर या फलोदी लिफ्ट नहर। इसका विस्तार देखिए, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर तक है। अरे वाह, ये तो कई जिलों में फैली है। जी। और आखिरी 7वीं है जय नारायण व्यास, जिसे पहले पोकरण कहते थे। ये फलोदी और जैसलमेर के लिए है। तो ये तो हुई लिफ्ट नहरें, लेकिन नोट्स में 9 शाखाओं का भी जिक्र है। हाँ, लिफ्ट नहरों के अलावा 9 शाखाएं भी हैं और इसमें एक रावतसर शाखा के बारे में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है। क्या? ये जानना जरूरी है कि रावतसर शाखा, जो हनुमानगढ़ में है, IGNP की अकेली ऐसी शाखा है जो बाईं ओर से निकलती है, बाकी सब दाईं ओर हैं।
अच्छा, ये तो एक अलग बात है। बिल्कुल। बाकी 8 शाखाएं हैं, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल जो बीकानेर में है, दांतोर भी बीकानेर में, बरसलपुर भी बीकानेर में, और फिर चारणवाला जो बीकानेर और जैसलमेर दोनों में है, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा ये दोनों जैसलमेर में है। सागरमल गोपा, इससे भी कुछ उपशाखाएं निकलती हैं? हाँ, सागरमल गोपा शाखा से 2 उपशाखाएं निकलती हैं, लीलवा और दीघा। और एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि नहर का जो आखिरी सिरा पहले जैसलमेर के मोहनगढ़ में था, हाँ, उसे अब बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। तो अब गडरा रोड इसका 0 पॉइंट है। कमाल है। अब आते हैं स्लाइड 10 पर। इसमें इस प्रोजेक्ट के विशाल आकार का अंदाजा लगता है। कुल लंबाई 649 किलोमीटर। ये तो अविश्वसनीय है। वाकई अविश्वसनीय है। और देखिए, इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था। 2 चरणों में? जी। पहला चरण था हरी के बैराज से मसीतावाली तक। इसमें 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर नहर शामिल है। 204 किलोमीटर? ये पूरी राजस्थान में नहीं है ना? नहीं, इसका 150 किलोमीटर पंजाब में है, 19 किलोमीटर हरियाणा में और सिर्फ 35 किलोमीटर ही राजस्थान में है। अच्छा। और इसी पहले चरण में 189 किलोमीटर की मुख्य नहर भी बनी, मसीतावाली से पूगल तक। ठीक है। और दूसरा चरण? दूसरा चरण पूगल से शुरू होकर मोहनगढ़ बीकानेर तक 256 किलोमीटर लंबा था। और कुछ और तकनीकी बातें भी हैं इसमें, जैसे मोहनगढ़ से गडराहोड़ तक की लंबाई। हाँ, वो अतिरिक्त लंबाई 90 किलोमीटर है और इसकी गहराई 21 फीट और चौड़ाई 134 फीट है। आप सोचिए, रेगिस्तान के बीच में इतनी चौड़ी गहरी नदी। तो इस सब का जमीनी स्तर पर क्या मतलब हुआ? इसके फायदे और नुकसान क्या रहे? यहीं पर इसका असली प्रभाव दिखता है। फायदे तो जाहिर हैं, खाद्यान्न उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, किसान आत्मनिर्भर बने और सबसे बड़ी बात, मरुस्थल का फैलाव रुका। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी हुआ? बिल्कुल, और वो एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव था, सेम की समस्या। सेम मतलब जल भराव? हाँ, जल भराव। ये समस्या हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा है। मतलब पानी अमृत बन के आया, लेकिन अपने साथ एक नई चुनौती भी ले आया। ये तो सच है। अब स्लाइड 11 पर चलते हैं, जो पानी के असली इस्तेमाल पर है, सिंचाई और पेयजल। यहाँ के आंकड़े भी बहुत बड़े हैं। सिंचाई क्षमता को भी चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 5.46 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित हुई। और दूसरे चरण में? दूसरे चरण में 10.71 लाख हेक्टेयर, मतलब कुल मिला के 16.17 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई हो रही है। हालांकि लक्ष्य 2005 के हिसाब से 19.63 लाख हेक्टेयर का था। फिर भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और पीने के पानी की योजनाओं के बारे में क्या? आईजीएनपी पर कई बहुत जरूरी पेयजल परियोजनाएं आधारित हैं। एक तो है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य काम है जोधपुर की कायलाना झील को पानी की सप्लाई करना। जोधपुर शहर के लिए ये जीवन रेखा है। और आपनी परियोजना भी है? जी, आपड़ी परियोजना। इसके पहले चरण में हनुमानगढ़ और चुरू और दूसरे चरण में चुरू और झुंझुनू को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें एक स्काडा सिस्टम का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? स्काडा, इसका पूरा नाम है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसे आप जल को गति देने वाला यंत्र भी कह सकते हैं। मतलब ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो पूरे पानी के बहाव को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। कहाँ कितना पानी छोड़ना है, कहाँ गेट खोलने हैं, ये सब इससे मैनेज होता है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत खूब। तो आईजीएनपी से अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 12 और 13 में राजस्थान की कुछ और बड़ी परियोजनाओं का जिक्र है। शुरुआत करते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना से। इसकी नींव 1989 में रखी गई थी और इसमें पानी 2002 में आया। और इसके साथ एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। वो क्या? शुरुआत में इसे वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद मिल रही थी, लेकिन भारत के परमाणु परीक्षण के बाद वो मदद बंद कर दी गई। तो फिर ये पूरी कैसे हुई? इसे फिर दूसरे फंड से पूरा किया गया। ये हनुमानगढ़ और चुरू जिलों को लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा और कौन सी परियोजनाएं हैं? इसके अलावा रतनपुरा परियोजना है जो हनुमानगढ़ और चुरू में है। यमुना लिंक नहर परियोजना भरतपुर के लिए, और एक भरतपुर नहर भी है जो भरतपुर को ही पानी देती है। ठीक है। और स्लाइड 13 में कुछ बहुत प्रसिद्ध बांधों का जिक्र है। हाँ, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बांध। सबसे पहले जवाई बांध जो पाली और उदयपुर में है। इसे पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। और जाखम परियोजना?
जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है और इसकी खास बात यह है कि ये बांध जनजाति उपयोजना के तहत बनाया गया था। मतलब इसका फोकस आदिवासी विकास पर था। बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ सिंचाई नहीं बल्कि उस इलाके के आदिवासी समुदाय का सीधा विकास करना था। और बीसलपुर परियोजना, इसका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये सिर्फ एक जिले के लिए नहीं है, ये केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा और नागौर, इतने सारे जिलों को? जी, इतने सारे जिलों को ये पानी सप्लाई करती है। ये शहरी राजस्थान की धड़कन है, आप कह सकते हैं। और एक है पांचना बांध करौली में, ये मिट्टी से बना है। हाँ, ये राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे लंबा बांध है। इसे बनाने में अमेरिका का सहयोग लिया गया था। और ये 5 नदियों के संगम पर है। जी बिल्कुल, अटा, माची, भैसावट, बरखेड़ा और भद्रावती, इन 5 नदियों के संगम पर। कमाल है। तो अब स्लाइड 14 पर आते हैं। इसमें मध्यम और जिलावार परियोजनाओं की एक लंबी सूची है। ये दिखाती है कि राज्य का जल नेटवर्क कितना गहरा है। बिल्कुल, इसमें कुछ प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे बूंदी में गरदड़ा परियोजना, और कोटा में तकली परियोजना, बारां में लासी और हथियादे परियोजनाएं हैं, और झालावाड़ में गागरीन और राजगढ़ परियोजना है। ये तो मध्यम स्तर की हुई। और जिलों की अपनी प्रमुख परियोजनाएं भी हैं। हाँ, हर जिले की अपनी खास परियोजनाएं हैं, जैसे कोटा में आलनिया और सावन भादो, बारां में विलास, झालावाड़ में काली सिंध और चोली, टोंक में टोरडी सागर और सवाई माधोपुर में मोरेल सागर। ये नाम दिखाते हैं कि पानी का इंतजाम हर स्तर पर किया गया है। सही बात है। और अब अंत में स्लाइड 15 भविष्य की ओर देखती है। इसमें है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यानी ERCP। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लगती है। ये वाकई एक विशाल परियोजना है। इसकी अनुमानित लागत ही 45,000 करोड़ है। 45,000 करोड़? जी, ये चंबल और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल करेगी और 21 जिलों को लाभ पहुंचाएगी। 21 जिले? हाँ, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज बांध का निर्माण। इसमें 26 दूसरी सिंचाई परियोजनाओं को मिला दिया जाएगा और लक्ष्य है 2051 तक इन इलाकों में पानी उपलब्ध कराना। और इस पर हाल ही में कोई समझौता भी हुआ है? हाँ, ये सबसे बड़ा अपडेट है। 28 जनवरी 2024 को राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इस पर एक समझौता हुआ है, जिसने इसकी सबसे बड़ी रुकावट दूर कर दी है। और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी पानी देगी? जी, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के लिए भी पानी उपलब्ध कराएगी। तो ये सिर्फ खेती या पीने के पानी के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के औद्योगिक विकास के लिए भी है। ये तो भविष्य की बात हुई, पर वर्तमान में आज की तारीख में राजस्थान में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। आंकड़े एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। वो क्या? सबसे ज्यादा सिंचाई यानी 42% नलकूपों से होती है। जयपुर में सबसे ज्यादा 42%। जी, नहरें जिनकी हम इतनी बात कर रहे हैं वो सिर्फ 30% सिंचाई। तो आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान की परियोजना। राजस्थान की परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। लघु सिंचाई, जिसके अंदर आता है 2000 हेक्टेयर से कम। मध्यम सिंचाई के अंदर आता है 2 से 10,000 हेक्टेयर तक। और वृहद सिंचाई के अंदर आता है 10,000 हेक्टेयर से अधिक। भांगड़ा नांगल परियोजना ये राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की है। 1959 में भांगड़ा नांगल समझौते के तहत राजस्थान का हिस्सा कितना था? 15.22 निर्धारित किया गया। यह परियोजना सतलज नदी पर है। इस परियोजना पर 2 बांध है। भांगड़ा बांध ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, भांगड़ा बांध ये हिमाचल और नांगल बांध है ये पंजाब। भांगड़ा हिमाचल प्रदेश, पंजाब व नांगल बांध है पंजाब। जो 2 नहर निकलती है बीस 2 हाप और नांगल से पानी मिलता है पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को। व्यास परियोजना जिसकी साझेदार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को है। राजीव लोगवा समझौता हुआ था 1985 के अंदर और इराडी आयोग समझौता हुआ था 1986 के अंदर। इस परियोजना पर 2 बांध है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर है, राजस्थान का हिस्सा है 59%। और पड़ो बांध जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसका हिस्सा है 20%। चंबल नदी घाटी परियोजना जो साझेदार राजस्थान और मध्य प्रदेश की है 50-50%। और गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ 1959 के अंदर और विद्युत है 23 मेगावाट और टोटल होती है 115 मेगावाट। कोटा बैराज जो 1960 के अंदर कोई विद्युत उत्पादन नहीं करता। राणा प्रताप सागर बांध 1970 के अंदर और टोटल 172 मेगावाट यूनिट। जवाहर सागर बांध जो कोटा के अंदर है 1972 के अंदर और जो 99 मेगावाट यूनिट करता।
और तीनों को मिला दिया जाए तो होती है 386 और राजस्थान का हिस्सा होता है 193 मेगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नहर जो राज्य में प्रवेश शिवपुर गंगानगर से करती है, ये सतलज नदी से ये निकलती है, हुसैन वाला पंजाब से। और 4 लिफ्ट नहर है, लक्ष्मी नारायण है, लालगढ़ है, कर्णी जी है और समीजा है। और शिवपुर श्री गंगानगर राज्य में प्रवेश करती है। यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें श्री गंगानगर तथा अनूपगढ़ लाभान्वित है। इस नहर के आधुनिकीकरण के लिए सन 2000 में स्वीकृत की गई और 2008 में इसे पूरा किया गया। यह राज्य की प्रथम पक्की नहर प्रणाली है। कुल लंबाई है 129 किलोमीटर और राज्य में है 17 किलोमीटर। राजस्थान नहर परियोजना जो कंवर सेन है, जो कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता के लिए इसका उल्लेख किया था और आधारशिला 31 मार्च 1958 को गोविंद पल्लव के पंत के द्वारा 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा राउत शाखा की नौरंगदर से वितरित से किया गया। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1984 को इस नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब किया गया? 2 नवंबर 1984 के अंदर। व्यास और सतलज जो हरिके बैराज पंजाब और मस्तीवाला हनुमानगढ़ राज्य में, और अंतिम बिंदु इसका मोहनगढ़ जैसलमेर। और वर्तमान में अंतिम बिंदु है गढ़ रोड बाड़मेर। चौधरी कुमाराम का पुराना नाम था गंदेली और हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू नीम का थाना को जिला हटा दिया गया है। और कंवर सेन श्री गंगानगर अनूपगढ़ बीकानेर पुराना नाम था लूणकरणसर। और पन्नालाल बारूपाल का पुराना नाम था गजनेर बीकानेर नागौर डेरवाना कुचामण में। इसका वीर तेजाजी का पुराना नाम था बांगड़ेसर और कर्णी सिंह का पुराना नाम कोलायत और बीकानेर फलोदी। गुरु जम्बेश्वर का पुराना नाम क्या था? फलोदी। बीकानेर फलोदी जैसलमेर जोधपुर ग्रामीण में है। जयनारायण व्यास का पुराना नाम क्या था? पोखरण। जो पोखरण और